तो चलिए स्वागत करते हैं। विशेष बच्चों का मूल्यांकन, है ना, अधिकार समावेशन शैक्षिक दृष्टिकोण की किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। उसी में हम लोग जो आपका चैप्टर 3 उसी में हम लोग अंतर्निदान डिफरेंशियल डायग्नोसिस फॉर ऑटिज्म, याद रखिएगा। हम लोग इसको असेसमेंट प्रैक्टिसेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, और हम ऑटिज्म बच्चे के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब इलाज नहीं होता है। डायग्नोसिस मतलब होता है उसको पहचान करना, उसको पहचानना कहाँ समस्या है, कौन सा रोग है, कौन सी के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक जटिल और विविध, हम लोगों ने पढ़ा है, न्यूरो विकासात्मक स्थिति है जिसके लक्षण जो क्या होते हैं, इनके लक्षण व्यक्ति विशेष पर निर्भर करते हैं। बहुत हल्के से लेकर गहरे तक हो सकते हैं। चूँकि ASD के कई लक्षण अन्य मानसिक या विकासात्मक विकारों से मेल खाते हैं, इसीलिए केवल लक्षणों के आधार पर इसका निदान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस कारण एक विस्तृत सटीक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है जिससे यह तय किया जा सके कि लक्षण जो है वास्तव में ASD के हैं या किसी अन्य समान दिखने वाले विकार के। इस प्रकार अंतर्निदान कहा जाता है जिसका उद्देश्य उन अवस्थाओं को पहचान करना जो ASD जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जिनके कारण और उपचार पद्धति भिन्न होती है। अंतर्निदान न केवल ASD से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों को उपयुक्त सहायता और संसाधन मिल सके। इस प्रक्रिया में चिकित्सकों, विशेष शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों और अभिभावकों की संयुक्त भागीदारी आवश्यक होती है। तो एक जैसा कभी कभी दिखने वाला, है ना, ड्यूअल डायग्नोसिस हो जाता है ना, अलग अलग तरह की। तो समान लक्षणों वाले जो विकारों की पहचान, अंतर्निदान की प्रक्रिया और रणनीति क्या है, इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD एक, हमने पहले भी पढ़ा है, व्यापक न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लक्षणों की एक विस्तृत श्रृंखला, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक हर में लक्षण अलग अलग है। हम सांचा एक बना लें, उसमें ये नहीं कि दूसरे बच्चे भी इसमें फिट होते हैं, सबकी अलग है, उसका हल्के से गंभीर तक। ASD के कुछ लक्षण अन्य मानसिक, विकासात्मक या चिकित्सा स्थितियों में से मेल खा सकते हैं, जिससे गलत निदान होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कई बार ASD के साथ एक या एक से अधिक स्थितियां भी सहअस्तित्व में होता है, जिसकी सही पहचान और उपचार भी जटिल हो जाते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी व्यक्ति को ASD का निदान तभी मिले जब वह वास्तव में उस मानदंड पर खरा उतरे और यह अन्य समान लक्षण वाले विकारों से अलग हो। यह प्रक्रिया न केवल सटीक उपचारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह बच्चों और उसके परिवारों के लिए उपयुक्त संसाधनों और समर्थन सेवाओं तक पहुंचने को भी सुनिश्चित करती है। यानी अंतर्निदान क्या है? इसका मतलब है हम लोग कई समस्या जो है बच्चे को कंफ्यूज कर सकती है कि इस तरह का लक्षण तो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को भी इस तरह का लक्षण, तो ADHD बच्चे को इस तरह का लक्षण तो आम पाया जाता है, लेकिन सही निदान के बिना बच्चे को अनुचित हस्तक्षेप औषधीय उपचार प्राप्त कैसे किया जा सकता है? इसके लिए माता पिता भ्रमित हो सकते हैं और भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। शैक्षणिक और सामाजिक कौशल विकास भी बाधा हो सकती है। अतः ASD और अन्य विकारों के बीच अंतर करना व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक समर्थन की योजना बनाने के लिए आवश्यक है। अब ASD से मिलते जुलते हमने देखा है सीखने वाले दिव्यांग से बौद्धिक दिव्यांगता, LD या ID, इसमें दोहराव वाला व्यवहार पाया जाता है।
है ना। वैसे भी बच्चों में बहुत सारा दुर्भावना पाया जाता है। इसमें बेहतर सामाजिक भावनात्मक प्रतिक्रिया जो है इसमें होती है। ADHD अधीरता और अति सक्रियता विकार जो है इसमें तो ध्यान में कमी, अति सक्रियता, और जानते हैं चंचल होता है, टेंशन डिप्रेसिव हाइपर डिसऑर्डर होता है। सामाजिक संवाद विकार SCD बोला जाता है, बातचीत में कठिनाई, दोहरावला व्यवहार नहीं। और प्रतिभाशाली मेधावी छात्र, असमान रुचियाँ, कल्पनाशील और सही, इस तरह के लक्षण अन्य दिव्यांगता में भी पाई जाती है। जैसे चिंता विकार एक सामाजिक विकार है, कल्पनाशील जो है उसमें रहते हैं, चिंता करते, भाषा विकार बोलने में देरी है, श्रवण दिव्यांगता प्रतिक्रिया संवाद की इच्छा बनी रहती है ना। अशक्ति विकार सामाजिक व्यवहार में समस्या, रिग्रेशन व रेट सिंड्रोम इसमें विकास में रिग्रेशन मुख्यतः लड़कियों में पाया जाता है। शुरुआती दौर में ठीक रहता है, बाद में प्रॉब्लम होता है। अनुवांशिक सिंड्रोमिक स्थितियाँ होता है, व्यवहारिक जो है विशेष शारीरिक लक्षण जैसे फ्रेजाइल एक्स। तो इस तरह का विरासत में मिले चयापचय विकार IMD ADHD जैसे लक्षण इसमें होते हैं, दुर्लभ लेकिन जांच नहीं हुई। मिर्गी इसमें क्या होता है, दौरे EEG में बदलाव, टॉरेट सिंड्रोम दोहराव वाले टिप्स, सामाजिक समझ बेहतर होता है। OHD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पुनरावृत्त व्यवहार, सामाजिक जागरूकता कमी मिलती है। सेंसरी प्रोग्रेसिव कठिनाई है SPD संवेद, इसमें क्या होता है ADHD के अन्य लक्षण इसमें नहीं होते और संवेदी प्रतिक्रियाएं देते हैं। और विजुअल इम्पायरमेंट, सामाजिक संपर्क में बाधा या दृष्टि विशेष लक्षण होते हैं। तो ADHD की या उसमें मिलते जुलते विकारों के लक्षण में सूक्ष्म भिन्नताएं हो सकती है, इसीलिए एक समग्र नैदानिक मूल्यांकन जरूरी है, जिसमें साक्षात्कार, अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और चिकित्सीय जांच शामिल होनी चाहिए। सही निदान न केवल बच्चों की क्षमताओं और कठिनाइयों को बेहतर समझने में सहायक होता है, बल्कि सही शिक्षण, रणनीति, समर्थन योजना और चिकित्सीय हस्तक्षेप करने में मदद मिलती है। तो हमको इससे मिलता जुलता समान लक्षण वाले विकारों की पहचान और भेद करना जरूरी है। जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जटिल विविध न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्थिति है, जिसमें हल्के से लेकर गंभीर लक्षणों तक एक निरंतरता दिखाई देती है। निरंतर मतलब बार बार दिखाई देती है। ADHD का निदान करना कई बार चुनौतीपूर्ण हो सकता है। निदान मतलब बार बार डायग्नोसिस मतलब खोजना, क्योंकि इसके कुछ लक्षण कई मानसिक, व्यवहारिक और विकासात्मक स्थितियों को मेल खाते, जैसे ऊपर हमने देखा। तो अंतर्निदान क्या है? अंतर्निदान का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों के बीच सटीक भेद करना है ना। बहुत सारे जैसे अपनी कोई माँ या बच्चा माँ को कितना भीड़ में खोज लेता है और माँ बच्चे को भीड़ में खोज लेती है। तो क्या सटीक भेद करना, समान लक्षण प्रस्तुति करता है, ताकि गलत निदान की संभावना को कम किया जा सके और सही हस्तक्षेप या समर्थन उपलब्ध किया जा सके। इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अंतर्निदान का महत्व क्या है, इसको भी जानिए। अंतर्निदान एक सरल गलत निदान बच्चों को, उनके परिवारों को अनुचित उपचार शिक्षण सेवाओं को ले जा सकता है। हमने किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम था, उसमें हमने बोल दिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है और हमने कर दिया कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है, हमने उसको बोल दिया उसके लक्षण ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से मिलते हैं। तो यह प्रक्रिया विशेष शिक्षा के लिए सटीक रणनीति और IP के निर्माण के लिए भी आवश्यक होती है।
पीएचडी से मिलती जुलती प्रमुख स्थितियाँ क्या, ऊपर भी चर्चा किए हैं, सब वही सब चीज़ है, सब चर्चा की है। देखिए, विशेष ध्यान देने हेतु बिंदु इस पर क्या है कि एचडी के निदान डायग्नोसिस के लिए DSM-5 ऊपर पढ़ा था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑन मेंटल डिसऑर्डर, है ना, DSM-5 जो 2013 से प्रकाशित किया गया था, और ये जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकेट्रिक के द्वारा निर्धारित किया गया था, और ICD-11 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो WHO के द्वारा बनाई गई है, मानकीकृत मापदंडों का उपयोग जो है आवश्यक है। अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसका जो इससे पहले हमने असेसमेंट के टूल जिसमें हमने देखा था वो जो है जरूरी है। निदान केवल 2 या 2 से लक्षण के आधार पर नहीं बल्कि समग्र विकासात्मक और व्यवहारिक प्रोफाइल के आधार पर किया जाता है। विशेष शिक्षा में कार्यरत पेशेवर प्रोफेशनल इन स्थितियों के बीच अंतर को समझना और अंतर निदान के लिए उपयुक्त रेफरल देना आना चाहिए। ऊपर में हमने पढ़ा था ADHD या कोई मिलते जुलते जो डिसेबिलिटी है, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था। ADHD के साथ जो है कंबाइंड सहवर्ती कोमोरबिड कंडीशंस, सहवर्ती स्थिति क्या हो सकता है? सीखने की कठिनाई, लगभग 70 से 80% बच्चे में IQ जो है 70 से कम होता है। मिर्गी एपिलेप्सी, क्लासिकल ऑटिज्म में 30% मामले को उपस्थित होता है। बातचीत करना, भाषण और भाषा समस्या, बोलने में भाषाई रिग्रेशन, सीमित शब्दावली होता है। ADHD सबसे जैसे जो है सहवर्ती मेंटल डिसऑर्डर की स्थिति होती है। इसके अलावा विकासात्मक समन्वय विकार DCD, डेवलपमेंटल जो है कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, एस्पर्जर सिंड्रोम में मोटर कौशल में बाधा होता है। टॉरेट सिंड्रोम और टिक्स, दोहराव वाली स्थिति, वाचिक क्रियाएं, खाने की समस्या, चयनात्मक भोजन, ये सब स्थिति जो है सहवर्ती मूल्यांकन की समस्याएं होती है। इसको मूल्यांकन करने के लिए किस तरह का उपाय कर सकते हैं हम लोग, उसको भी जानना जरूरी है। किस तरह जो है इसके मूल्यांकन को हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या है, विकासात्मक इतिहास को देखना जरूरी है, जिसमें मील के पत्थर, भाषा विकास, सामाजिक संकेतों का संबंध, अवलोकन क्या करना, विभिन्न सेटिंग्स के व्यवहार का प्रकृति, ऊपर में देखा कि अलग अलग स्थिति में स्किल रिपोर्ट देखना चाहिए, जिसमें शिक्षक की प्रतिक्रिया, सामाजिक सहभागिता, सीखने की प्रगति, संज्ञानात्मक मूल्यांकन जैसे बुद्धि परीक्षण, जैसे वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, रिवाइज्ड फॉर, और विनय कामत टेस्ट जो भाषा मूल्यांकन के लिए भाषा चिकित्सक द्वारा अभिव्यक्ति और समझ की जांच, श्रवण दृष्टि परीक्षण, अन्य संभावित इंद्रियों की हानि की पहचान, शारीरिक परीक्षण, न्यूरोलॉजिकल, जेनेटिक और मेटाबॉलिक स्थितियों की पुष्टि, मानकीकृत साक्षात्कार में ADIR, 3DI, DISCO कार्य सब हम लोग पढ़े हैं ऊपर में। चाइल्डहुड ऑटिज्म जो है अपना रेटिंग स्केल,
इसके माध्यम से जो हम लोग बच्चे को टेस्ट कर सकते हैं। ऑटिज्म रिवाइज 3DI और ये तीनों के बारे में हम जो है आपको डाल देते हैं, जिससे कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। यहाँ पर पढ़े हैं, ये जान जाइए कि क्या क्या होता है। ADIR जो है जिसमें ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड, ठीक है, विस्तृत इंटरव्यू माता पिता से और +2 से ज़्यादा 2 ईयर्स से ज़्यादा वाले बच्चे को इसमें किया जाता है। समय से जुड़िए, आप लोग समय से नहीं जुड़िएगा तो दिक्कत हो जाएगा। बार बार जो है समस्याएं होती है, जुड़ भी नहीं पाते हैं। तो आप समय से जुड़िए, टाइम से। तो ADIR ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज जो है, ये विस्तृत माता पिता से इंटरव्यू 2 साल से ऊपर के बच्चे को इस पर कर सकता है। चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल हम लोग ने बताया था, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, जिसमें 2 साल से ऊपर के बच्चे को 3DI है, डेवलपमेंटल डायमेंशन एंड डायग्नोस्टिक इंटरव्यू पूछता है। 3DI सब नोट कर लीजिए, डेवलपमेंटल डायमेंशनल एंड डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। इसमें नैदानिक शोध का उपयोग किया जाता है। और एक है डिस्को डायग्नोस्टिक इंटरव्यू फॉर सोशल एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ये भी है व्यापक मूल्यांकन के लिए सामाजिक प्रैग्मेटिक विकारों की पहचान किया जाता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब जो है जिसके द्वारा हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, स्पेशली और ऑटिज्म बच्चों के लिए। तो ये ADI है, अब जानते हैं ऑटिज्म डायग्नोस्टिक इंटरव्यू रिवाइज्ड का अर्थ है हमारा चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। 3DI है डेवलपमेंटल डायमेंशनल डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। डिस्को है डायग्नोस्टिक इंटरव्यू फॉर सोशल एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो ये जानना जरूरी है। तो इस प्रकार IEP इसका डायग्नोसिस करके हम लोग IEP निर्माण, स्कूल स्तर पर मूल्यांकन, टीम माता पिता की सलाह, विशेष शिक्षक प्रशिक्षण में तालिकाओं के आधार पर रूप में किया जा सकता है ना। इसका उपयोग इस तरह किया जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का सही डायग्नोसिस करने के लिए अंतर्निदान एक अत्यंत आवश्यक और संवेदनशील प्रक्रिया है। HD एक जटिल और व्यापक स्थिति है जिसमें लक्षण कई अन्य न्यूरो विकासात्मक मानसिक चिकित्सीय स्थिति से मिलते जुलते हो सकते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि निदान केवल सतही लक्षणों के आधार पर न किया जाए, बल्कि उन स्थितियों को गंभीरता से परखा जाए जो समान लक्षण प्रस्तुत करती हैं, परंतु जड़ता भिन्न होती है। अंतर निदान का मुख्य उद्देश्य उन सभी संभावित स्थितियों को पहचान करना जो HD के समान व्यवहार, संप्रेषण या सामाजिक कठिनाई। तो आपका नेटवर्क का इशू होगा, देख लीजिए। हमारे बाकी लोग को भी इसी तरह आ रहा है क्या आवाज? बाकी लोग बताइए, आवाज आ रही है सही से? जी सर, अब सही से आवाज आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था क्या? नहीं सर, बीच बीच में फंस जाता है आवाज, तो डबल रिपीट होने लगता है सर। अच्छा, रिपीट होने लगता है। अच्छा चलिए ठीक है, 2 गुने ने जुड़ गया है, इसलिए कभी कभी होता है। डबल जुड़ने से भी
एक ही है, डबल तो है नहीं। चलिए ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि ADHD से मिलते जुलते विकारों की लंबी सूची है, जिसमें बौद्धिक दिव्यांगता, ADHD, भाषा विकार, सामाजिक बातचीत विकार, चिंता विकार, प्रतिभाशाली बच्चों में व्यवहारिक असमानताएं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, श्रवण या दृष्टि दोष, और यहाँ तक कि रिग्रेशन रेट सिंड्रोम या आनुवांशिक विकार। सभी स्थितियों में ADHD को अंतर समझना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक का प्रबंधन रणनीति और समर्थन जो है अलग अलग होती है। इसीलिए अंतर निदान केवल निदान की पुष्टि नहीं करता, बल्कि सटीक, बहुआयामी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक छात्र को उसकी विशिष्ट लक्षणों और आवश्यकता के अनुसार सटीक सहायता और सेवाएं प्राप्त हो। विशेष शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रक्रिया समावेशी, संवेदनशील और प्रभावी हस्तक्षेप की नींव रखती है, जो दीर्घकालिक और शैक्षिक सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है। तो जिसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने बताया है, कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसमें डाल दें, जिससे थोड़ा सा इसको आप नोट कर सकिए। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाल दिया हूँ, आप इसको समय पर नोट कर लीजिएगा। और हम लोग यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और इसके बाद जो है